वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा हुआ था। तो चलिए, प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदियां हैं, एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है महानदी। ठीक है, महानदी क्या है? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है और इसकी अपवाह द्रोणिका 53% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ठीक, गोदावरी तो ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में सबसे बड़ा है। ये महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है अपना जल। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, और यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर और इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49%, याद रखिएगा, 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है, सहायक नदियाँ हैं इसकी गोदावरी की पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है और इसके डेल्टाई भाग में ही नौसंचालन संभव है। राजमुद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर के एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है आपका गोदावरी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में सबसे बड़ा नदी तंत्र इसी का है। ठीक है, ये देख लिया। इसकी जो सहायक नदियां हैं पूरा महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। ठीक है, ये देखेंगे। अगली नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, ये पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है। ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है और कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, मेन सहायक नदियों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो हमने देख लिया इसकी सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। अगली नदी है कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों 1341 मीटर से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। फिर प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि गर्मी में होता है उससे, और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी सर्दी से वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो इसको अपना जल जो है, इस नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से मिलता रहता है, इसलिए ये नदी जो है लगभग साल भर बहती है। ठीक, और इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल, 41% भाग कर्नाटक और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी भी मुख्य सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो काबिनी नदी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है नर्मदा नदी।
तो ये अमरकंटक के पहाड़ से पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है ये, और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य में भ्रंश घाटी से बहती हुई, याद रखिएगा ये भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखडू और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा, नर्मदा नदी, और लगभग 1.312 किलोमीटर दूरी बहने के बाद ये भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। ये नदी अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद बनाती है, और सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की क्वालिटी है कि ये भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच में, और दूसरा इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है, और सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पे बनाई गई है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण नदी है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी, उसका नाम है तापी। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है, और इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में, और शेष 6% गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी नदी का है। ये पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के पास में मिल जाती है आपस में। यह नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है, और तलवाड़ा तक पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है, और यह संपूर्ण नदी तंत्र जो है ये अल्पकालिक है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से ही होता है। याद रखिएगा, मोस्टली जो नदियां हैं, अधिकतर प्रमुख नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, उनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। ये पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से होते हुए पूर्वी घाट तक, ठीक, फिर और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। और पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्गों का अनुसरण करती हैं। इसी वजह से ये नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, और बल्कि जो पश्चिम से होते हुए पूरब की तरफ जाती हैं उनका मार्ग भी लंबा होता है, फिर वो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से ऐसे निकलते हुए वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन हाँ, नर्मदा और तापी या ताप्ती ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। याद रखिएगा, नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और ये नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण भी नहीं। इसका मुख्य कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नर्मदा और तापी याद रखिएगा। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर के बहाव का कारण क्या है? ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होना। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है और मध्य भारत में भूमि का ढलान जो है वो पूर्व की ओर है। ये नदी, इसी वजह से ये नदी जो है अपने मुख पे डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है। इसका मुख्य कारण यही है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना और भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। फिर प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। ठीक है, मानचित्र अगर देखें भारत का अपोहा वाला, तो सुवर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई नदी सबसे दक्षिण भाग की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी क्या है? ये भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसको हिंदू पवित्र मानते हैं और इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है जो कि कोगडू जिले में है।
सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ है। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर तेल नदी की बात करते हैं तो ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और ये मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी में से एक है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक, हसदो, ईब और मांड इत्यादि हैं। ये महानदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी जो है हमने देख लिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियों का नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला और दुधना। ठीक है, पेन्नार और वंशधारा भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक, अन्य नदियों को देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है सुवर्णरेखा नदी। तो इसकी उत्पत्ति रांची के पठार से होती है और ये नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में जो है सीमा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये राउरकेला, उड़ीसा के नज़दीक में कोयल और शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आती है और यह व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है पंबा, ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और केरल में बहती हुई वेम्बनाड झील में गिरती है। लूनी नदी की बात करें तो ये नदी अजमेर, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी यानी अरावली क्षेत्र से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। शरावती की बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। याद रखिएगा, जोग जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। भरतपुझा ये केरल की सबसे बड़ी नदी है और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसे पुन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर एक चीज़ देख लेते हैं, सबसे बड़े जल क्षेत्र सहित बेसिन। ठीक है, तो गंगा नदी का कितना है, 8,61,452 स्क्वायर किलोमीटर। सिंधु का 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। गोदावरी 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। कृष्णा 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ी नदियों का क्रम भी देख लेते हैं। सबसे पहले है गंगा, फिर है गोदावरी, फिर सतलज, उसके बाद है कृष्णा, फिर यमुना और नर्मदा। गंगा, गोदावरी, सतलज, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ये नदियों की लंबाई का क्रम है। फिर कुछ तथ्य देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से होता है और ये भ्रंश घाटी से बहती है। अब देखिए, भ्रंश घाटी से बह रही है तो डेल्टा नहीं बनाएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदियों के नाम देख लीजिए, बाराकर, जमुनिया और बरकी। दामोदर नदी रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है, एडन नहर। ठीक है, और गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। फिर है हगरी नदी, पश्चिम घाट से निकल करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा में मिल जाती है। इसको वेदावती नदी के नाम से जाना जाता है और वेदा और अवथी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास निकल के वेदावती कहलाती हैं। झेलम नदी की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, वो झेलम नदी, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिल जाती है। और श्रीनगर
शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब में मिल जाती हैं। और इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये जो नदी होती है ये अपनी युवावस्था में कश्मीर की घाटी में बहती है। यहाँ पे मिंडर बनाती है, क्योंकि नदियों द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में मिंडर का निर्माण किया जाता है। और झेलम जो है यहाँ पे एक अपवाद है। ठीक, तो झेलम नदी के बारे में क्या क्या देख लिया। वेरीनाग झरने से निकलती है पीर पंजाल पर्वत पे, और श्रीनगर शहर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी अजमेर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में अरावली से निकलती है और 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है लूनी नदी का। फिर है सतलज का, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट। स्थल जो है वो राकस ताल है। ठीक है, फिर यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। फिर हिमाचल की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और आगे चल के व्यास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। तो ये इसमें याद रखिएगा, सतलज नदी जो है वो राकस ताल से निकलती है और हिमाचल में सिपकिला दर्रे से अंदर आती है। फिर है सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास होती है और इसका मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां देख लीजिए, रिहंद और उत्तरी कोयल। उसी तरह कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, लंबाई 720 किलोमीटर है और भागलपुर बिहार के पास में गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल 7 धाराएँ हैं, जिसमें अरुणा प्रमुख है। और ये जो नदी है कोसी नदी, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर आती है श्योक नदी। ये काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी से नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा साक्ष्य है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच में व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी श्रेणी में जास्कर नदी जो है ये गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानों से होकर बहती है। पहले उत्तर, फिर उसके बाद पूर्व की ओर बहने लगती है। फिर नेमू में सिंधु नदी से मिल जाती है ये जाके। इसकी उत्पत्ति जो है हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पहाड़ी पठारों से होती है। ठीक, स्पीति नदी की बात करें तो 16,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे से निकलती है स्पीति नदी और 60 मील बहने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। उसी तरह काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरी कन्नड़ जिला, जो कि कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब में मिल जाती है, अरब सागर में। संकोस नदी उत्तर पूर्वी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर बात करते हैं माही नदी की। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी की बात करें तो मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है और 2 किलोमीटर बहने के बाद पोवई झील में का भी पानी अधिप्रवाह के चलते इसमें मिल जाता है और माहिम खाड़ी के पास ये अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी हमने पढ़ा था, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कापली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामरूप नगर जो है इसी नदी पर अवस्थित है। दूध गंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम देख लीजिए, कोयना, यरला, डीना, वाड़ा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। हंगरी नदी पश्चिम घाट से निकल के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रभावित होकर तुंगभद्रा में मिल जाती है। उसी तरह सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक के पास से हुई है।
व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। संथाल परगना की बात करें तो इसमें दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है, ठीक है। और हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। जनजातीय मेला जो है संथाल परगना में हिजला नामक स्थान पर, हिजला मयूराक्षी नदी के तट पे। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के बीच में 25 अगस्त 2005 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा नदी पुल है। ये औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। फिर है एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये 65 किलोमीटर लंबी है और 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। फिर रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजप्पा एक शक्तिपीठ है, ठीक है। और राजप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण संबंध जो है वो दामोदर नदी से है। और लास्ट में है कि खारी नदी, ये चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी, और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये लास्ट में था, खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, और ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।